ओके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। चलो, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज और कल का सीक्वेंस भी मैं बता दूं। कल का सीक्वेंस तो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। चलो, आज का सीक्वेंस बता दूं। अभी तक हमने फ्रिक्शन में जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना सब कुछ पढ़ लिया है। इन द सेंस, फ्रिक्शन में हमें रिक्वायरमेंट थी किन किन चीज़ों की। एक तो मोशन ऑन अ रफ इंक्लाइन की, वो पढ़ लिया। मोशन ऑन द रफ इंक्लाइन से पहले हम लोगों ने जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं फ्रिक्शन के, वो सब कुछ डिस्कस कर लिए थे। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और उसके क्वेश्चन। और उसके बाद लास्ट टर्न पर ये स्टार्ट हुआ था मोशन ऑन अ रफ इंक्लाइन, और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे वो डिस्कस करने के बाद अब फ्रिक्शन में थ्योरी बहुत कम होती है ना। अब इसके बाद बारी है आज क्वेश्चंस की। और आज का दिन थोड़ा सा यूनिक रहेगा। आज हम लोग करेंगे सेलेक्टेड मैक्सिमम पॉसिबल 6 to 7 क्वेश्चंस। आज हमारा जो क्वेश्चन का काउंट होगा वो होगा 6 to 7 क्वेश्चंस का। बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे आज हम। 6 से 7 क्वेश्चंस करेंगे, इतने नंबर के क्वेश्चंस करेंगे। हर क्वेश्चन में हम आपको नोट करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए 10 मिनट्स का ड्यूरेशन देंगे। 10 मिनट्स का आपको डेफिनेटली ड्यूरेशन मिलेगा नोट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद फर्दर डिस्कशन, पॉसिबली 5 मिनट्स का जो उसमें डिस्कशन पार्ट है वो हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। पर जितने भी क्वेश्चंस हैं सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप लोगों का जो लॉजिकल एबिलिटीज़ होगा, और हम बोल सकते हैं कि जो एप्टीट्यूड होगा, वो सब कुछ इनमें टेस्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के सीक्वेंस को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट टाइम पर आपको याद आ रहा होगा, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राई किया था जिसमें हमने देखा था कि जो मास आ रहा है वो 5 से लेकर 25 kg के बीच में आ रहा था, याद है? इट वॉज समवेयर बिटवीन 5 to 25 kg, नॉट लेस देन 5 kg एंड नॉट मोर देन 25 kg। ये रिजल्ट आया था। ये लास्ट क्वेश्चन था जहाँ पे हमने एंड किया था। अब आज क्वेश्चंस के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये वाला ट्राई करना है। सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कैटेगरी का। इस कैटेगरी में आपको हर बुक में मिल जाएगा, मॉड्यूल में मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन तो सबको आना ही चाहिए। तो क्वेश्चन ट्राई करो, टाइम देंगे और फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करके भी बताएंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि एक्चुअली एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। इस तरह से एक हेमिस्फेरिकल वेसल है, बॉल है। और इस बाउल के अंदर क्या हुआ है कि एक इंसेक्ट है। अब आपने देखा होगा वो इंसेक्ट यूजुअली एक पर्टिकुलर हाइट तक क्लाइम कर पाता है, और किसी पर्टिकुलर हाइट तक क्लाइम करने के बाद वो वापस स्लिप कर जाता है। मैक्सिमम पॉसिबल वो इस पोजीशन पर आता है, और इस पोजीशन पर आने के बाद वो फर्दर ऊपर क्लाइम नहीं कर पाता है, वो फिर स्लिप कर जाता है। इस पोजीशन तक आने के बाद स्लिप कर जाएगा। तो बस आपको यही फाइंड करना है कि वो ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम पॉसिबल कितनी हाइट अटेन कर सकता है, ये फाइंड करना है। वेट करेंगे आप लोगों के आंसर्स का, पर सफिशिएंट टाइम देंगे। कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन नोट करना है, प्रॉपरली सॉल्व करना है, फिर सही कंसेप्ट लगाना है, और उसके बाद हम डिस्कशन भी स्टार्ट कर देंगे।
आंसर बता दें? चलो आंसर डिस्प्ले कर देते हैं पहले। आंसर आना चाहिए इतना। 2-3 स्टूडेंट्स का वैसे आंसर आ चुका है। हम 2-3 मिनट का टाइम फ्रेम और दे रहे हैं, सब लोग ट्राई कर लें। उसके बाद हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। वैसे 2-3 स्टूडेंट्स का आंसर अभी से आ चुका है और आंसर मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख ही लेना चाहिए, अब डिस्कस करके देख लेना चाहिए कि क्या अप्रोच हो सकता है इस पॉसिबल प्रॉब्लम का। देखो, स्टार्टिंग स्टेप, मान लेते हैं कि वो मैक्सिमम पर्टिकुलर पॉइंट है। इसको फिर से रिड्रॉ कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम पर्टिकुलर इस पॉइंट तक क्लाइंब कर सकता है। ये इंसेक्ट इस पोजीशन तक आ गया। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं, फर्दर वी आर एज्यूमिंग कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ये जो लाइन ज्वाइनिंग इंसेक्ट टू द सेंटर है, ये वाली जो लाइन है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। ये जो वर्टिकल वाली लाइन होगी, इस वर्टिकल वाली लाइन के साथ हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो एंगल फॉर्म हुआ है, दिस एंगल फॉर्म इज इक्वल टू थीटा। ये मेरा अजम्पशन है। क्या आप मुझे इस पोजीशन में इंसेट का एलवीडी बना के बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। इस इंस्टेंट पर इस इंसेट पर सबसे पहला फोर्स क्या लगेगा? कुछ और लगे ना लगे, ग्रेविटी जरूर लगेगा। फिर नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। नॉर्मल कहाँ लगता है? नॉर्मल यहाँ लगेगा टुवर्ड सेंटर। क्यों लगेगा? क्योंकि देखो, जहां पर इंसेक्ट है वहां पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ये टेंजेंट है। जिस लोकेशन पर, जिस पोजीशन पर इंसेक्ट है, उस पोजीशन पर बेसिकली ये क्या होगा? ये एक टेंजेंट होगी, राइट? ये देखो, ये है टेंजेंट। और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। टेंजेंट के परपेंडिकुलर मतलब वो रेडियस सेंटर से पास करेगा। और कोई फोर्स लगेगा इस पर? बिल्कुल लगेगा। ये इंसेक्ट कहाँ स्लिप होना चाह रहा है? ये इंसेक्ट नीचे स्लिप होगा। देखो, आपने देखा है ना, एक पर्टिकुलर हाइट पर आने के बाद वो नीचे स्लिप कर जाता है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक जो फ्रिक्शन लगेगा, वो लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसे हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। FRLIM, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इस मैक्सिमम पोजीशन पर अगर इंसेक्ट रेस्ट पर है, इस पोजीशन पर इंसेक्ट इज एट रेस्ट, इक्विलिब्रियम में है, इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है? इस पर्टिकुलर पोजीशन पर इंसेक्ट इज एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। अब आप थोड़ी सी मेरी हेल्प करोगे। इस एफबीडी में क्या मैं इस mg के दो कंपोनेंट फाइंड कर सकता हूँ? बताओ, mg के दो कंपोनेंट क्या होंगे? मैं डायग्राम को फिर से रिड्रॉ करता हूँ। और रिड्रॉ भी क्यों करें, अब हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं ना इसमें। इसमें तो ये ऑप्शन होना चाहिए, कॉपी वाला, राइट? तो चेक करके देखें। कॉपी, और पेस्ट कैसे करेंगे? पेस्ट। अरे वाह! मतलब जीवन के असली मजे तो है, देखो, चाहे आप कुछ भी बोल दो, पर जीवन के असली मजे तो यही हैं। हाँ, तो हम ये बता रहे थे आपको कि अब इसके बाद mg के दो कंपोनेंट फाइंड कर लो। mg के दो कंपोनेंट बताओ कौन से होंगे? एक होगा mg cos थीटा। आपको पता है mg cos थीटा कहाँ होगा?
आपको पता है एम जी कॉस थीटा कहाँ होगा, आपको पता है कि एम जी कॉस थीटा यहाँ होगा। ये देखो, ये वाला कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा एम जी साइन थीटा। फिर अब इसके बाद एम जी को भूल जाओ, उसका काम खत्म हो गया। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है तो आपको करने हैं फोर्स बैलेंस। फोर्स बैलेंस का मतलब क्या है, कौन किससे बैलेंस होगा, एन और एम जी कॉस थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। और फिर दूसरा क्या लिखोगे, एम जी साइन थीटा और एफ आर लिमिटिंग एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो आप लिखोगे एफ आर लिमिटिंग इक्वल्स टू म्यू एस, सॉरी एम जी साइन थीटा लिख देते हैं पहले, तो बाद में थर्ड इक्वेशन में लिखेंगे, इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ये इक्वेशंस आई है, इनको हम बोल देते हैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। इक्वेशन थ्री बताओ क्या होगी। इक्वेशन थ्री तो हम सबकी फेवरेट इक्वेशन, एफ आर लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। इसका जब रिजल्ट आएगा ना, आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा फाइनल रिजल्ट। जब हम इक्वेशन वन और टू से एन और एफ आर लिमिटिंग की वैल्यू रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा बताओ, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस। क्या ये रियलाइज कर पा रहे हो कि ये रिजल्ट हम पहले से ही एक्सपेक्ट कर सकते थे, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर बाउल को एक तरह से ऐसा मान सकते हैं कि वो बाउल जो है वो वेरिएबल इंक्लाइन है। वेरिएबल इंक्लाइन समझते हो, हर पॉइंट पर उसका टेंजेंट का स्लोप चेंज हो रहा है। और ये देखो, ये वही कंडीशन है कि किस एंगल पर आकर स्लिपिंग स्टार्ट होगी, राइट। तो हम ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते थे कि किस पर्टिकुलर एंगल पर आकर स्लिपिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि देखो एक तरह से ये इंक्लाइन दिख रहा होगा आपको। इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये इंक्लाइन दिख रहा होगा, और इस इंक्लाइन के लिए ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल थीटा है इनडायरेक्टली। तो क्वेश्चन कुछ और नया नहीं था, क्वेश्चन वही था, देखने का तरीका बदल दो। ये वही क्वेश्चन है कि एक इंक्लाइन पर कितने एंगल के बाद स्लिपिंग स्टार्ट होती है। अब टेन थीटा कितना होगा, वन बाय रूट थ्री, क्वेश्चन में म्यू दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें हाइट फाइंड करनी है, हमें तो यह फाइंड करना है ना कितने हाइट तक क्लाइम कर रहा है। हाइट कैसे फाइंड करेंगे, देखो हाइट फाइंड करने के लिए आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। ये है आर, आर मतलब रेडियस। तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। ये इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आर कॉस थीटा। देख लो, अगर वो आर है तो मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल की, हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल की, और इस वाले ट्रायंगल में हो जाएगा आर कॉस थीटा। अब अगर ये आर कॉस थीटा है और ये वाली हाइट है एच जो हमें फाइंड करनी है, दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम तो कैपिटल आर होना चाहिए, ये भी रेडियस है। तो आर कॉस थीटा प्लस एच इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा एच इक्वल टू कॉस 30 डिग्री रूट थ्री बाई टू। रेडियस कितना गिवन था हमें, रेडियस हमें गिवन था 10 सेंटीमीटर, रख दो वैल्यू को 10। 10 - 5 √3। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए।
कुछ भी बोलो, बात तो सही है, एक्यूरेसी तो है इसमें काफ़ी है, देखो। एक्यूरेसी के मामले में हम कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्यूरेसी। आप देख रहे हो कि वर्ड्स इसमें शेक वैसे नहीं होते, लाइंस वगैरह इसमें बिल्कुल वैसे नहीं होती है। सो ओवरऑल आई एम प्रेटी सेटिस्फाइड। जल्दी से नोट कर लो। बैकग्राउंड कलर डार्क, अनफॉर्चुनेटली इस ऐप में वो वैसा अभी तक वो ऑप्शन नहीं है कि इसमें आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर पाओ। उसके लिए हमें फिर ऐप चेंज करना पड़ेगा। हाउ द एंगल विथ एम जी इज थीटा, आई एम नॉट एबल टू, यू आर नॉट एबल टू इमेजिन दैट। एंगल विथ एम जी इज थीटा, यू आर नॉट एबल टू इमेजिन दैट। ओ माय गॉड, देखो, हम आपको हेल्प करते हैं। अरे भाई, इसमें इमेजिन करने वाली न करने वाली बात ही क्या है, ये देखो, ये लाइन सीधी आ रही है, ये लाइन सीधी आ रही है, और ये लाइन जो है वो भी सीधी आ रही है, तो ये भी सीधी आ रही है। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा नहीं होगा? ये अच्छी ड्राइंग बनाई थी, बिगाड़ दी ना। इसे नोट करो, फिर हमें दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ऊपर का नोट नहीं हुआ? पहले फोटो लेंगे हम और उसके बाद नोट करेंगे। कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी, पहले फोटो लो फिर नोट करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा और हैवी हो जाएगा, ये ट्राई करो। हम 1 मिनट स्क्रीन का अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं फिर से। वैसे तो दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ट्राई करो इसे। बड़े ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बड़े ही ध्यान से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट।
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 4 से 5 आंसर तो आने चाहिए, गिवन टाइम फ्रेम में 4 से 5 आंसर तो कम से कम सही आने चाहिए। इतना हम इस क्वेश्चन को लेकर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। देखो, इस क्वेश्चन को तो पहले आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या क्राइटेरिया, क्या कंडीशन गिवन है, उसके बाद ही आप इसको सही से सॉल्व कर पाओगे। करके देखें हम सॉल्व। आंसर तो क्योंकि अभी तक आया नहीं है। 2 मिनट और चाहिए ऐसा? चलो 2 मिनट और दे रहे हैं। हिंट भी दे दें? हिंट भी दे देते हैं। 2 मिनट और दे रहे हैं और हिंट भी दे रहे हैं। 5 मिनट तो नहीं देंगे, 2 मिनट और मिलेंगे सिर्फ। हिंट ये है कि मैक्सिमा मिनिमा भी यूज होगा। सारी चीजें एक साथ आएगी इस क्वेश्चन में तो। मैक्सिमा मिनिमा भी यूज होगा। अच्छा, 2 मीटर की बेस के ऐसे कितने इंक्लाइन पॉसिबल है? ऐसे तो बहुत सारे इंक्लाइन, हजारों इंक्लाइन पॉसिबल हैं। कोई इंक्लाइन जिसका एंगल कम हो उसका भी बेस 2 मीटर हो सकता है। ज्यादा बेस मतलब ज्यादा एंगल कर दो, बेस तब भी 2 मीटर रह सकता है। पर आपको फाइंड करना है कि उन सब में से वो एंगल क्या होगा जिस एंगल के लिए नीचे आने में मिनिमम पॉसिबल टाइम लगे। लास्ट 2 मिनट्स और दे रहे हैं।
चलो अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं क्या करना चाहिए। पहले आंसर बता देते हैं। आंसर आना चाहिए 60 डिग्री और टाइम मिनिमम पॉसिबल टाइम इतना आना चाहिए। अब देखो उसमें लिखा क्या है। एक इंक्लाइन है, रफ इंक्लाइन है, जिसका जो बेस है उसकी वैल्यू 2 मीटर है। मतलब आपके पास एक इंक्लाइन जिसके बेस की वैल्यू 2 मीटर है, ये फिक्स्ड है। ये जो लेंथ है ये फिक्स्ड है कि जो लेंथ है इट इज इक्वल टू 2 मीटर। ये वाली लाइन, ये 2 मीटर फिक्स्ड है। अब मुझे बताओ 2 मीटर बेस के कितने इंक्लाइन हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंक्लाइन हो सकते हैं। देखो एक तो इंक्लाइन ये भी है, अगला इंक्लाइन देखो इसका भी तो बेस 2 मीटर है, इसका भी बेस 2 मीटर है, फिर एक और इंक्लाइन बन गया, ये देखो इसका बेस भी 2 मीटर है। ऐसे बहुत सारे इंक्लाइन बन सकते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है, अगर मैं एंगल बहुत कम रखूंगा तो क्या होगा बताओ। एंगल बहुत कम रखूंगा तो या तो वो स्लिप ही नहीं करेगा, या स्लिप करेगा तो बहुत स्लोली करेगा देखो, तो टाइम तो लगेगा बहुत ज़्यादा। अगर मैं एंगल बहुत ज़्यादा कर दूंगा, अगर मान लो मैं बहुत ज़्यादा एंगल कर देता हूँ इस इंक्लाइन का जिसका बेस 2 मीटर है, बेस फिक्स है ना, बेस को चेंज नहीं कर सकते आप, बेस को फिक्स रखना है 2 मीटर। अगर मैं हाइट बढ़ा दूंगा, अब देखो हाइट बढ़ाने से क्या होगा बताओ। हाइट बढ़ाने से ये होगा कि अब आपकी स्पीड तो बढ़ रही है, पर इंक्लाइन की लेंथ जो उसे ट्रैवल करनी है, लेंथ भी तो बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो हो सकता है फिर इससे टाइम ज़्यादा लग जाए। इस बीच क्या होगा, एक ऐसा एंगल आएगा जिस एंगल पर टाइम ऑप्टिमम होगा। ऑप्टिमम समझते हो, ऑप्टिमम मतलब, ऑप्टिमम का मतलब क्या होगा, मिनिमम पॉसिबल। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिनिमम पॉसिबल टाइम कितना होगा। ऑप्टिमम टाइम, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, वो इंटरेस्टिंग है समझना। मान लो कि आपने ये इंक्लाइन बना दिया, और इस इंक्लाइन के लिए, इस इंक्लाइन के लिए एंगल है थीटा, बेस फिक्स है 2 मीटर का। मैंने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करा फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करा और वो आएगा बी पर। ए से बी तक आने की बात चल रही है, ए से बी तक आने की बात चल रही है। कितना नीचे आना है उसे, उसे एस नीचे आना है। मुझे बता सकते हो कि ये एस कितना होगा, कैसे निकालेंगे एस की वैल्यू। एस निकालने के लिए 2/s इज इक्वल टू कॉस थीटा, एस इज 2/cos थीटा। ये तो ऐसा आया। आपको एसलेशन भी पता है, एसलेशन कितना होता है। एसलेशन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। जब स्लिप करता है तो ये एसलेशन होता है, और ये एस भी आ गया। 2/s कॉस थीटा कैसे आया, क्या बताऊँ मैं, बताओ कैसे आया, बताओ आप खुद ही बताओ, मैं कैसे बताऊँ 2/s कॉस थीटा कैसे आया। ये कैसा सवाल है, 2/s कॉस थीटा कैसे आया का मतलब क्या है, 90 डिग्री नहीं दिख रहा क्या ये। अब ये कैसे बताऊँ मैं आपको, हम क्वेश्चन कुछ और लेवल का कर रहे हैं, अब आपने डाउट ही कुछ और लेवल का पूछ लिया। 12th में सीखोगे, ये बिल्कुल सही है। अरे भाई ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 2/s कॉस थीटा मैंने आपको पढ़ाया तो था स्टार्टिंग में, बहुत दिनों पहले, ट्रिग्नोमेट्री 2/s कॉस थीटा। ठीक है। अभी सुनो, ए से बी तक मेरी हेल्प करोगे आप लोग। बस अब मत करो हेल्प आप लोग, मैं कर लूंगा खुद ही हेल्प अपनी, देखो। अब तो बस देखो अभी ए से बी तक हम क्या करेंगे। ए से बी तक इनिशियल स्पीड क्या है, 0। एक्सलेशन कितना है, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कितना है, 1/√3। एस कितना है, एस था 2/cos थीटा। मुझे टाइम निकालना है, कैसे निकलेगा ये टाइम।
कैसे निकाल सकते हैं हम ये टाइम निकालने के लिए आप सबको पता है हम क्या करेंगे। ये टाइम निकालने के लिए हम सब लोग यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। तो लेट अस यूज सेकेंड इक्वेशन। तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा s इज इक्वल टू ut0 हो गया हाफ a टी स्क्वायर। यहाँ से टी स्क्वायर कितना आएगा? एलसीएम वगैरह ले लें। कितना हो जाएगा ये? 4√3 बाय जी कॉस थीटा साइन थीटा। कितना हो जाएगा ये? साइन थीटा √3 साइन थीटा हो जाएगा, राइट। कैलकुलेशन पार्ट जरूर चेक कर लेना आप लोग। √3 साइन थीटा -2 कॉस थीटा। जो मैंने अभी हाल फिलहाल जितना दिख रहा है मुझे उतना मैंने लिख दिया है। आप लोग एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। टी स्क्वायर इतना आ रहा है। समझ में आया? √3 जी साइन थीटा और -2 जी कॉस थीटा, और उसके बाद 2√3 ऊपर ले गए। ये आना चाहिए टी स्क्वायर। चलो बढ़िया, सेम आ रहा है। अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है? टाइम को मिनिमाइज करना है। टाइम को मिनिमाइज करने का मतलब उसका स्क्वायर को भी मिनिमम करना है। टाइम मिनिमम होने का मतलब क्या है? टाइम मिनिमम तभी होगा जब उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा। तो टी स्क्वायर को भी मिनिमाइज करना है। कोई चीज मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा। और ये मिनिमम कब होगा? जब इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। डिनोमिनेटर इसका क्या हो? मैक्सिमम हो। शॉर्ट में लिख रहे हैं डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम। जी कॉस थीटा नहीं, बस कॉस थीटा होगा तो कॉस थीटा तो लिखा है। 2 कॉस थीटा लिखा है ना हमने। शास्त्री जी का मैसेज आया है। सर कैन यू प्लीज टेल वंस व्हाट वी ऑल डिड टुडे? आई गॉट 20 मिनट्स लेट ड्यू टू ट्रैवल। शास्त्री जी आप बिल्कुल सही टाइम पर आए। आज हम बता रहे थे कि आज हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, और हमने पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिया है, और अभी ये दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। देर आए दुरुस्त आए। अब देख लो सॉल्यूशन, देख लो सेकंड क्वेश्चन का। डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। डिनोमिनेटर देखो क्या है? डिनोमिनेटर को मैं वाई लिख देता हूँ। वाई क्या है? ये वाला पोर्शन देखो, सिर्फ इतने पोर्शन को देखो। इसको हम हाईलाइट ही कर देते हैं ना। ये जिस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। आपका फोकस सिर्फ इतने पोर्शन पर होना चाहिए। ये देखो, इस पोर्शन को देखो। इतने पोर्शन पे फोकस करो। इस पोर्शन को अगर मैं किसी भी तरह से मैक्सिमाइज करा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए वाई बोल देता हूँ। वाई कितना होगा बताओ? कॉस थीटा √3 साइन थीटा -2 कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ? इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं? dy/d थीटा शुड बी 0। डिफरेंशिएट करना आता है? प्रोडक्ट रूल। ये a हो गया, ये b हो गया। प्रोडक्ट रूल लगाना आता है। तो बताओ क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन √3 एज इट इज साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और इसका 2 साइन थीटा माइनस, है ना, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। और फिर क्या करेंगे? सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ माइनस साइन थीटा। आप लोग खुद से ट्राई करोगे ज़्यादा बेटर होगा, है ना। यहाँ पर देखने के बजाय अगर खुद से ट्राई करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये किसके इक्वल करना है? जीरो के इक्वल करना है। जीरो के इक्वल करने का मतलब, सॉल्व करो इस इक्वेशन को। अब सॉल्व करना आता है इस इक्वेशन को आप लोगों को? कर पाओगे इस इक्वेशन को सॉल्व? अब करके देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व करने पर अब आपको थीटा मिल जाएगा। कितना आया था हमारा आंसर? 60 डिग्री।
सॉल्व करो। ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोग पढ़ ही चुके हो या पढ़ ही रहे हो शायद। थीटा आ रहा है 60 डिग्री। अब थीटा 60 डिग्री आने के बाद बताओ क्या करोगे। मिनिमम टाइम कैसे निकालोगे। उसके बाद मिनिमम टाइम निकालने के लिए ये जो पर्टिकुलर थीटा आया है, इस थीटा को उठाकर कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है आपको, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, मिनिमम टाइम मिल जाएगा। समझ नहीं आया। जब भी डिफिकल्ट क्वेश्चन कराते हैं यही प्रॉब्लम होती है। बताओ कहाँ दिक्कत आई, हम हेल्प करेंगे चलो। कहाँ दिक्कत आई। डी वाई बाई डी थीटा जीरो क्यों होगा। देखो ये सब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ऑलरेडी। कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ये सब आप बेसिक मैथ्स मैथमेटिकल टूल्स में आप याद करो। मैंने आप लोगों की मैथमेटिकल टूल्स में बेसिक मैथ्स में आप लोग याद करो। मैंने आपको पढ़ाया था मैक्सिमा मिनिमा। अब आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया तो फिर डिफिकल्टी होगी। मैथमेटिकल टूल्स में मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाया था, उसके एप्लीकेशन बताए थे, 5-6 क्वेश्चन करके बताए थे कि कैसे निकालते हैं मैक्सिमा मिनिमा। हाँ यहाँ पे टू भी आएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे -2 cos थीटा आएगा, वो हम लिख देते हैं, वो मिस हो गया यहाँ पर, उसको हम लिख देते हैं। √3 sin थीटा -2 cos थीटा, अब सही है ना। एसोलेशन बता दें कैसे आया। एसोलेशन ये ना g sin थीटा -μg cos थीटा, ये इसका एसोलेशन है। पिछली बार भी शायद एक बार हुआ था जब हमने कंस्ट्रेंट ऑफ टाइप 2 बढ़ाने की कोशिश करी थी, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया था तब एकदम से, है ना। भाई देखो सुनर रादर देन लेटर आप लोगों को ये सब चीज़ें हैंडल करने की हैबिट होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चंस तो एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चंस तो डिफिकल्ट आएंगे, 5-10% पेपर तो डिफिकल्ट आएगा ही आएगा। इसे नोट करो। और भी मौके मिलेंगे क्वेश्चंस में आपको अपना कैलिबर बताने के लिए, और क्वेश्चंस देंगे बहुत सारे, ट्राई आपको करना है। इन द सेकेंड इक्वेशन वाई वी हैव टेकन हाफ ओनली विद g sin थीटा। हाँ वो गलती से लिख दिया हमने, बिल्कुल सही बोल रहे हो। चेक कर लेते हैं। ये गलत लिख दिया ना, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं। ये यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, ½ AT², बिल्कुल सही है। जो आपने कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ½ AT², ठीक है। ये हाफ, अब सही है। ठीक है, इक्वेशन चेंज करना पड़ेगी अब हमें पूरी। बताओ क्या आएगा इक्वेशन चेंज करने पर। इक्वेशन चेंज करने पर अब आएगा रिजल्ट √3, और ये 2 हट जाएगा। ठीक है, एक तो यहाँ से ये 2 हट जाएगा, पूरा इरेज कर देते हैं इसको। बताओ कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे। चेंजेस आएंगे यहाँ पर। एक तो चेंज आएगा √3 g sin थीटा -cos थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा वो 4√3 तो सही चल रहा है एज इट इज, है ना। तो ये चेंज कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, ये चेंज यहाँ पर आएगा। और चेक करते हैं ना आपकी तरफ से कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए तो बता देना। कैलकुलेशन जहाँ भी कुछ एरर हो आप लोग मुझे बता देना। अब ठीक है। एक बार चेक भी कर लें। एस लिख दिया =½ AT², और उसके बाद T² निकाला, एलसीएम लिया, 4√3 वो चला गया, √3 g sin थीटा माइनस रू माइनस g cos थीटा, सही है। अब सब कुछ सही चल रहा है।
जी कॉस थीटा इन एसोलेशन नहीं समझ में आया, कैसे आया? अरे यार, कैसे समझ में आएगा? आप थोड़ा ध्यान तो दो क्लासरूम में, तभी तो समझ में आएगा कि जी कॉस थीटा कहाँ से आया। क्या पढ़ रहे थे हम इतने दिनों से ये? जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, कल ही तो बताया था आपको मैंने, कल परसों। याद आ गया? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इसका रिजल्ट क्यों आता है, उसी का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। एक बार सॉल्व करने पर थीटा 60 डिग्री आ जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यू को टी स्क्वायर वाली इक्वेशन में रख के टाइम भी निकल जाएगा। आ गया ये रिजल्ट सब लोगों का? करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड अब। 60 डिग्री को रख दो टाइम वाली इक्वेशन में। साइन 60 डिग्री पता है, कॉस 60 डिग्री आपको पता है, टी स्क्वायर आ जाएगा, वहां से आपको टी मिल जाएगा। इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही, क्या बात कर रहे हो आप लोग, इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ये वाली? ये भी हम कर दें, चलो हम कर ही देते हैं, है ना। जहाँ हम कुछ छोटी बड़े से क्वेश्चन आपको छोटा सा काम करने के लिए देते हैं, वहां आपको करके एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। लाओ हम ही कर देते हैं ट्राई। देखो, करना क्या चाहिए था हमें इस पर्टिकुलर केस में। इस ब्रैकेट को ओपन करना आता है आपको? ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, √3 cos² थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस √3 sin² थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा √3 cos² थीटा माइनस √3 sin²थीटा। √3 बाहर निकाल दो, cos² थीटा माइनस sin²थीटा कितना होता है, cos 2 थीटा। प्लस ये कितना आ जाएगा बताओ, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा। बताओ 2 sin थीटा कॉस थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा। लिख दूं इसको डायरेक्टली sin 2 थीटा? इसको मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली sin 2 थीटा। यहाँ से देखो tan 2 थीटा कितना आ रहा है, दिख रहा है अगले स्टेप में tan 2 थीटा आ रहा है, कितना आ रहा है, -√3। देख लो, दिख रहा है। sin 2 थीटा को राइट हैंड साइड पे जाओ, देखो अब इतना तो मैथ्स आपको आना चाहिए, अब अगर कुछ भी मैथ्स नहीं आएगा तो फिजिक्स पढ़ने का फिर मतलब ही नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात है, देखो इतना मैथ्स तो मैं डायरेक्ट करूंगा ही करूंगा, है ना, हर स्टेप में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतना बेसिक मैथ्स तो आप सबको आना चाहिए 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ने के लिए, राइट। क्योंकि अदरवाइज तो फिर हम बहुत बेसिक पढ़ते हुए रह जाएंगे, और उससे कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलेगा अल्टीमेटली। इतना बेसिक मैथ्स जो हम कर रहे हैं वो तो सबको कंफर्टेबली आना चाहिए, राइट। तो बताओ, टेन टेन अल्फा अगर -√3 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी √3 कब होगा, tan ऑफ 120 डिग्री, आप याद करो tan ऑफ 120 डिग्री होता है -√3, तो इसका मतलब tan ऑफ 120 डिग्री होता है -√3, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। देखो ये सब चीजें तो अब आपको करनी चाहिए। हमने आपको क्वेश्चन का अप्रोच बता दिया, हिंट बता दी, स्टेप्स बता दिए। आगे हम आप पे रिलाय करते हैं कि आगे का कैलकुलेशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद आपको पता है कि जब ये आगे आपको थीटा मिल गया कि किस थीटा पे टाइम मिनिमम होगा, तो आपको वो थीटा यहाँ रखना है, यहाँ रख दो। और यहाँ रखने के बाद क्या करोगे, मिनिमम टाइम मिल जाएगा आपको, वो आंसर फाइनली मैच कर लेना, इतना आएगा, ये आंसर आना चाहिए।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करें। एक काम करो, ये क्वेश्चन अभी मत ट्राई करो, इस क्वेश्चन से पहले अभी दो क्वेश्चन हम स्किप करते हैं। इन दो क्वेश्चन से पहले आप एक काम करो, थोड़ा ये भी मत ट्राई करो, थोड़ा पहले इजी क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन ट्राई करो पहले। हम्म, ये क्वेश्चन ट्राई करना है आपको। एक ब्लॉक है 2 kg का, ग्राउंड पर रेस्ट पर रखा है इनिशियली। देखो लिखा हुआ है इफ यू इज जीरो इनिशियल स्पीड इज जीरो। और हम उस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं जिसका ग्राफ आपको दिया हुआ है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो, ग्राफ दिया हुआ है फोर्स का टाइम के साथ। म्यू एस म्यू के दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पर इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी अगर इसके फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको गिवन है। देखो डिस्कस करके देखते हैं, सबका अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड। कैसे ट्राई करेंगे? स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग नॉर्मल रिएक्शन होगा कितना? 20। तो दिख ही रहा है, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 20। अब मुझे आप बताओ फ्रिक्शन की, इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए फ्रिक्शन की लिमिटिंग और काइनेटिक वैल्यू। पहले मुझे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बताओ। एफ आर लिमिटिंग म्यू एस इंटू एन, और एफ आर काइनेटिक म्यू के इंटू एन। मतलब देखो जब तक फोर्स 10 न्यूटन नहीं होगा
लगता तो पहली बात ब्लॉक वैसे भी मूव नहीं करेगा। बताओ फोर्स 10 न्यूटन कब होगा? फोर्स 10 न्यूटन होगा 2 सेकेंड पर। फील हो रहा है ये? 2 सेकेंड पर, टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, उस इंस्टेंट पर जाकर फोर्स जो है वो होगा 4 न्यूटन। सॉरी, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड फोर्स होगा तब 10 न्यूटन। मतलब 2 सेकेंड तक तो वैसे भी मूव नहीं करेगा। अब मूव कब करेगा? 2 सेकेंड के बाद मूव करना स्टार्ट करेगा। 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक मूव करेगा। अब मुझे ये बताओ कि इस फोर्स की इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ मैं? ये फोर्स की इक्वेशन बता सकते हो? वाई इक्वल टू एम एक्स। फोर्स की इक्वेशन क्या होगी? वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स। एफ इक्वल टू 5 टी, समझ में आ रहा है ये फोर्स इतना होगा? एफ इक्वल टू 5 टी, वाई इक्वल टू एम एक्स। फोर्स की इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स, एफ इक्वल टू 5 टी। तो क्लियर होगा। अब इसके बाद मुझे बताओ, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक जब मैं इसका एफवीटी बनाऊंगा, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक जब हम इसका एफवीटी ड्रॉ करेंगे, तब इस ब्लॉक के एफवीटी पे कौन से फोर्स एक्ट करेंगे? एक तो एक्सटर्नल फोर्स जो अभी आप पढ़ रहे हो, 5 टी। और फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक। क्यों लगेगा? क्योंकि अब वो मूव करना स्टार्ट कर चुका है। और ये डायग्राम मैं कब से कब बना रहा हूँ? फ्रॉम टी इक्वल टू 2 टी इक्वल टू 4 सेकेंड तक। टी इक्वल टू 2 से टी इक्वल टू 4 सेकेंड तक ये नया डायग्राम है। तो मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स 5 टी माइनस एफ आर काइनेटिक डिवाइडेड बाय टोटल मास। मतलब 5 टी माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। अब आगे बताओ एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? डी टी को उधर मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे। फिर इसके बाद आपको पता ही है हम आगे क्या करने वाले हैं। इंटीग्रेट करेंगे। टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी जीरो थी। 2 सेकेंड तक तो मूव वैसे ही नहीं कर रहा था। 2 सेकेंड में वेलोसिटी जीरो थी, 4 सेकेंड में वेलोसिटी निकालिए। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा? v माइनस जीरो। राइट हैंड साइड पे 5/2 कॉमन। टी का इंटीग्रेशन कितना? टी² बाई 2। वन का इंटीग्रेशन टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है? लिमिट लगानी है 2 से 4। चलिए ये लिमिट लगा के देखो, लिमिट रख के देखो। ये लिमिट तो लगा लोगे ना? इतना मैथमेटिकल क्वेश्चन तो मैं आपके ऊपर लीव कर सकता हूँ। हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था मैथमेटिकल टूल्स में। सॉल्व करके देखो, ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। ये मॉडरेट क्वेश्चन था। बिल्कुल भी इजी नहीं था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। 5 टी क्यों किया है? वाई इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, फोर्स टाइम का फंक्शन है। ये देखो, क्वेश्चन में ही देखो, आपको ये लिखा मैंने। आपको ग्राफ दिया हुआ है ना वाई और एक्स का। ये देखो वाई और एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। वाई इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़िए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब लोगों को आता है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वाई इक्वल टू एम एक्स, एम पता है स्लोप होता है। स्लोप देखो कितना आ रहा है इसका, 20/4। देखो अब अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। और आप अगर इस टाइप से बेसिक चीज़ें पूछोगे तो फिर हमें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो थिंकिंग आती है कि हम करा रहे हैं कुछ और चीज़ों का क्वेश्चन, और आप डाउट ही पूछ रहे हो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिकल। देखो ये सब अवॉइड कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा, आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का नॉलेज हो, तो ये सब चीज़ें हम बहुत इजीली अवॉइड करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट? डायरेक्टली फोर्स को 20 क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो वेरिएबल फोर्स है, हर बार 20 नहीं लग रहा है। स्टार्टिंग में भी 20 लग रहा था क्या 2 सेकेंड पर? नहीं। पहले 10 लग रहा था, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ। वेरिएबल फोर्स है ना।
प्रीवियस क्वेश्चन में टी मिनिमम में 2x अंडर रूट ऑफ 3/5 में 2 नहीं आएगा, चेक करके देख लो, आएगा 2। वैल्यूज रख के देख लो, थीटा को 60 डिग्री रख के देख लो आप। देखो कैलकुलेशन पार्ट है अब, मैं इसमें कैसे करूँ कैलकुलेशन पार्ट, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कैलकुलेशन पार्ट में मैं थीटा को 60 डिग्री रख के आपको कैलकुलेशन करके बताऊँ? आएगा, आप चेक कर लो, फाइनली अच्छे से प्रॉब्लम में कैलकुलेट करके देख लो। कोई जल्दी नहीं है, क्लास कंप्लीट होने के बाद भी चेक करके देख लेना। यहाँ पर आप थीटा को रखना 60 डिग्री, राइट? थीटा को रखना 60 डिग्री, पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म करना, रूट लेना, आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। एक्यूरेट वैल्यू आ रही है ना? हाँ। बाकी लोगों का मैसेज आ रहा है कि उन लोगों ने ट्राई किया है, ये 2 आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आ रही है। ठीक है। बिना इंटीग्रेशन के इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं कर सकते। काइनेमेटिक्स याद करो, मैंने पूरा पढ़ाया था आपको काइनेमेटिक्स में। वेरिएबल एक्सेलरेशन को इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं कर सकते। याद आया? वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन में क्लास नोट्स में लिखवाया भी है कि इट इज वैलिड एप्लीकेबल ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये मैंने आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन दिया, देखो एक्सेलरेशन की इक्वेशन देखो, आपको वेरिएबल दिख रहा है ये एक्सेलरेशन, ये देखो, मतलब नहीं कर सकते इन शॉर्ट। जैसे किया है वैसे ही करेंगे। हर सेकंड का एक्सेलरेशन भी नहीं निकाल सकते, हर सेकंड में भी 3 से 4 सेकंड के बीच में भी हर इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। अभी आपका शायद मेरे ख्याल से फिजिक्स का वैसा कमांड नहीं आया है, शायद अभी समझ नहीं पा रहे हो जो हम बोलना चाह रहे हैं। आप 3 सेकंड का एक्सेलरेशन निकालोगे तो 3.5 का एक्सेलरेशन अलग होगा, 3.5 पे निकालोगे तो 3.75 पे अलग होगा, 4 पर अलग होगा, 2.25 पे अलग होगा, 2.5 पे अलग होगा, 2.75 पे अलग होगा, ऐसे कितने केस बनाओगे आप? इसीलिए इसको हम इंटीग्रेशन से करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम ट्राई। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई एरर नहीं होना चाहिए, आराम से ट्राई करो। म्यू एस म्यू के सब इक्वल दे रहा हूँ मैं आपको, म्यू एस म्यू के सब इक्वल हैं। और ये देखो म्यू किसके बीच में है, ये वाला म्यू यहाँ पर है और ये वाला म्यू यहाँ पर। ठीक है। और ये फोर्स एपी। क्वेश्चन रीड करो, लैंग्वेज इंटरप्रेट करो, सही से ट्राई करो। मुझे सही आंसर चाहिए इस बार।
लास्ट 1 मिनट और दे रहा हूँ आंसर के लिए। होपफुली तक आप लोगों का आंसर आ जाएगा। हाँ, म्यू अलग अलग है। एक का म्यू मैंने बताया ना 0.2 है, एक का म्यू 0.1 है। दोनों म्यू अलग अलग है। आंसर आना चाहिए 10 to 30। आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया है, इस टाइप के क्वेश्चंस में फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है। आपको रेंज ऑफ वैल्यूज मिलेगी। रेंज ऑफ वैल्यूज का मतलब एक सिंगल वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब सपोज हम मानते हैं कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है। चलो मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। बताओ मिनिमम वैल्यू कैसे निकालूंगा। केस वन व्हेन पी इज मिनिमम पॉसिबल। अगर आप लोग बहुत कम फोर्स लगाओगे तो मुझे बस इतना बताओ कि दोनों ब्लॉक्स कहाँ स्लिप करने की टेंडेंसी रखेंगे। दोनों ब्लॉक्स राइट में स्लिप करने की टेंडेंसी रखेंगे। अगर बहुत कम फोर्स लगाओगे तो 10 न्यूटन के कारण दोनों ब्लॉक राइट में स्लिप करने की टेंडेंसी रखेंगे। और उस केस में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा पीछे, ये यहाँ पर। राइट। इसको मैं FR1 लिख देता हूँ। इसको मैं FR2 लिख देता हूँ। चलो आप लोग मेरी हेल्प करो। पहले FR1 FR2 की वैल्यू निकालने में हेल्प करो। FR1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। म्यू 1 N1। म्यू 1 N1 कितना आ रहा है, ये 1 न्यूटन आ रहा है। 1 न्यूटन। FR2 निकालने में मेरी हेल्प करो आप लोग। म्यू 2 N2 कितना हो जाएगा ये। 4 न्यूटन। अब अगर आपने यहाँ पे फोर्स लगाया है P, तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा। P/2। याद आया। फोर्स मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है, पर अपोजिट लग रहा है अभी ये। P की जगह P/2 हो जाएगा। ठीक है, आप रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवल कर रहे हो, P/2 हो जाएगा। म्यू अलग कैसे हुआ, दोनों ब्लॉक अलग अलग मटेरियल के बने होंगे। सिंपल सी बात है ना। म्यू अलग क्यों होगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स का सरफेस का नेचर अलग होगा। आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, आपको तो क्वेश्चन में म्यू दिया हुआ है ना, आप उसकी चिंता करो। म्यू अलग क्यों होगा उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, आपको तो क्वेश्चन में म्यू दिया हुआ है। किसी भी कारण से म्यू अलग हो सकता है, दोनों सरफेस ही ब्लॉक के अलग हो सकते हैं। दोनों ब्लॉक ही अलग मटेरियल के बन सकते हैं। एक वुडन ब्लॉक है, ये वाला वुडन ब्लॉक हो सकता है, किसी दूसरे मटेरियल का हो सकता है। आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, आप तो क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब इसके बाद बताओ क्या करें। अब मुझे ये बताओ कि अगर स्टिल ये सिस्टम रेस्ट में है, स्टिल ये सिस्टम रेस्ट पर है, तो क्या करोगे बताओ। आगे के फोर्स और पीछे के फोर्स बैलेंस करोगे। आगे कितना लग रहा है 10। पीछे कितना लग रहा है P/2 प्लस FR1 प्लस FR2। तो 10 = अब अच्छा मुझे ये बताओ कि 10 न्यूटन से कम फोर्स लगाने पर क्या होगा। अगर मैं 10 न्यूटन से भी कम फोर्स कर दूंगा तो क्या होगा। बिल्कुल सही। कहाँ जाएगा सिस्टम। राइट में चला जाएगा। आगे चला जाएगा, राइट में चला जाएगा, जहाँ पर ये 10 न्यूटन लग रहा है वहां चला जाएगा। आगे चला जाएगा। पहले ही नोट करो, फिर मैं मैक्सिमम वाला केस करवाता हूँ। अब मैक्सिमम की बात करते हैं। केस 2 व्हेन P इज मैक्सिमम पॉसिबल। अब इसमें चेंज क्या आएगा।
चेंज आएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो सिस्टम लेफ्ट में जाने की, पीछे जाने की टेंडेंसी रखता है। तो ये जो दोनों फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए कहाँ लगेंगे इस बार? इस बार FR2 और FR1 इधर लगेंगे, क्योंकि अब आपने इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया है पीछे कि सिस्टम पीछे स्लिप कर रहा है। तो ये दोनों फ्रिक्शन आगे लगेंगे। तो अब बताओ क्या होगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट और नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट को इक्वल करना है। तो क्या करूंगा, P/2 इक्वल टू 10 + FR1 + FR2। इस बार इक्वेशन ये होगी, विच इज इक्वल टू कितना, 10 + 1 + 4। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको P की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 13 न्यूटन। अभी आपके पास रेंज है 10 से 30 के बीच में, कितना भी फोर्स लगाओ तो सिस्टम कहीं नहीं जाएगा। पर 10 से कम लगाओगे तो इधर चला जाएगा, 10 से ज़्यादा लगाओगे, सॉरी 10 से कम लगाओगे, गलत बता दिया, 10 से कम लगाओगे वहाँ पर तो सिस्टम कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ज़्यादा लगाओगे तो सिस्टम इधर चला जाएगा। और इन दोनों के बीच में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10 से कम लगाओगे तो इधर जाएगा, और 30 से ज़्यादा लगाओगे तो 30 से ज़्यादा लगाने पर जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। पर इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स लगा दो, इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स लगा दो, 10 to 30, 15, 20, 25, 27, 28.5, कहीं नहीं जाएगा। अच्छा अब एक मिनट, कल के लिए अनाउंसमेंट भी है, कल के लिए अनाउंसमेंट कर दूं। कल हम लोग 7 o'clock से क्लास स्टार्ट करेंगे, क्लास प्लस DCS कंबाइन रहेगी, 7 o'clock से क्लास स्टार्ट करेंगे 7 to 9। डिफरेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, अब देखते हैं एक्सटेंडेड टाइम की कितनी प्रैक्टिस होती है आपको। कल हम लोग मिलेंगे इवनिंग 7 PM से। कल छुट्टी है? किस बात की छुट्टी है? कल क्या की छुट्टी है? कल क्लास नहीं, क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? कल क्लास नहीं, देख लेते हैं हम, दूसरे बैच में क्लास है क्या? कल क्लास किस बात की नहीं है? कल के घूमने जाते हो हैं? फिर क्लास क्यों नहीं है? फिर कंफ्यूज करते रहते हो। हाँ, तो हम बोल रहे थे कल क्लास प्लस DCS दोनों कंबाइन होगा, और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं वो भी बता दूँ। कल हम लोग सबसे पहले, हाँ कल 8:20 की जगह 9 तक होगी, 7 से 9 तक क्लास होगी। और उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं वो बता दूँ। हम लोग कल इसमें सबसे पहले NLM का मॉड्यूल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम कल क्या करेंगे, कल हम लोग डिस्कस करेंगे NLM का मॉड्यूल। शायद हमने कुछ डिस्कस कर लिया था, बिगनर बॉक्स 2 या 3 तक शायद कर चुके थे, देख लेंगे वापस से। जहाँ से हमने लीव किया था, लास्ट डाउट क्लास में जहाँ से हमने लीव किया था वहाँ से हम पहले पिकअप करेंगे। सॉल्यूशन में पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ। रिक्वेस्ट है कि बिना सॉल्यूशन देखे डाउट नहीं पूछना है, जेन्युइन डाउट होने चाहिए। ऐसा अगर हमें लगा कि सॉल्यूशन नहीं देखा है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसका आप डाउट पूछ रहे हो, तो फिर हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे टाइम सेव करने के लिए, ताकि हम उस टाइम को कहीं और फ्रूटफुली यूटिलाइज कर पाए दूसरे क्वेश्चन के लिए। डाउट वही पूछना है जहाँ पे जेन्युइनली कंसर्न आ रहा हो किसी क्वेश्चन में, राइट? ऐसा नहीं कि 1 to 10 में सभी में डाउट है, नहीं। 10 क्वेश्चन में से एक आध डाउट हो सकता है, 5 6 डाउट नहीं होते। ठीक है, चलो कल हम लोग 7 o'clock से 9 o'clock कंटिन्यू करेंगे, पहले NLM के मॉड्यूल से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचता है, जो कि बचेगा, तब हम लोग फ्रिक्शन को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कुछ और क्वेश्चन मुझे बताने हैं, कुछ और हैवी हैवी क्वेश्चंस करने हैं, उन सब की बात हम करेंगे नेक्स्ट टाइम पर। ठीक है, फिर 2 ब्लॉक सिस्टम भी आएगा तो आपको और बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ठीक, चलो इसको हम यहाँ पे पॉज कर रहे हैं, आगे कल कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।